अच्छा, लेकिन जैसे सीमांचल का जो पूरा एरिया है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपका काफी नाम है, पर बिहार पॉलिटिक्स में सीमांचल को हमेशा इग्नोर किया गया है। यूजुअली जो परसेप्शन बना है एआईएमएम का कि एआईएमएम मुस्लिम वोट को बांट देती है। अभी जान रहे हैं बिहार में जाति आधारित गणना की बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई है और बिहार में 20,49,370 सरकारी नौकरियां हैं। अगली जाति के लोगों को जिनकी आबादी 37 लाख है, 47 लाख है, जिनकी नौकरी 90,000 होनी थी, उनको 1,90,000 की। और ओवैसी साहब मुस्लिम की आवाज बनने की कोशिश करते हैं, पर अभी भी नेशनल लेवल पे वो बन नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैनिफेस्टो का मुझको अक्सर लोग पूछते हैं, मैं एक शेर पढ़ता हूँ अक्सर कि जिसमें हर जगह दाग दाग होकर रह गया है ना, और कहाँ कहाँ मरहम रखोगे, इसका कोई एक बीमारी है। मैं किसको कहूँ? मैं यह चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग एक लड़ाई लड़े 16 अगस्त 2015 को। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, मैंने किताब लिखी थी, छोटी सी बुकलेट, सीमांचल के पिछड़ेपन की कहानी सरकारी आंकड़ों की सफाई, कि हमने उसमें ये दिखाया 13.5 लाख की आबादी का मुंगेर, वहाँ 15,500 बच्चा मैट्रिक पास करता है, और हमारे किशनगंज में 17 लाख में सिर्फ 3,200 बच्चा पास करता है। आज मैं एक बहुत खास शख्स के साथ बैठा हूँ, जिनको शेरे बिहार भी कहा जाता है। उनसे मिलने के लिए मैं सीमांचल में रोटाहाट में आया हूँ। ये वो शख्स है, जब एआईएमएम के 4 सदस्य ने एआईएमएम को छोड़ दिया था, तो ये अकेले एआईएमएम के लिए वहां पे खड़े रहे थे। तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है अख्तरुल ईमान साहब, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कदरदानी का, आप खुद चलकर यहाँ आए और अपने दर्शकों से मुझे मिलने का मौका दिया। तो सर, वो वक्त एआईएमएम के लिए बहुत टफ रहा होगा, तो हमारे जो दर्शक है उनको थोड़ा सा बताइए उस वक्त के बारे में, और कैसे आपने चीजों को रोक के रखा बिहार में। देखिए, इन आज़ादी के 75 सालों के दरमियान में बिहार में बहुत सारी क़यादतें उठी, सेकुलरिज्म के नाम पर, समाजवाद के नाम पर, और कुछ लोग सांप्रदायिकता के नाम पर भी उठे। लेकिन अफसोस है कि इस लंबे अरसे में सीमांचल के साथ दोहरा सलूक सब लोगों ने किया। सीमांचल में हिंदू और मुसलमान जितनी मोहब्बत से रहते हैं, देश के किसी भी हिस्से में नहीं रहते, लेकिन हमारी शराफत का दिल्ली और पटना के इन बेईमान लोगों ने हमारे साथ बड़ी बदसलूकी की। सबसे गरीब हम हुए, सबसे अनपढ़ हम हुए, और सबसे ज्यादा पलायन मजदूर भी हम ही हैं। और प्रति व्यक्ति आय हमारी कम है। हम तो वोट देते रहे, सरकारें बनती रही, लेकिन हमारी आवाज कोई नहीं बने। इसके लिए जरूरत थी कि एक आवाज उठे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का दामन हम लोगों ने पकड़ा, और सीमांचल से गरीबों की, दलितों की, मजलूमों की, महरूमों की, वंचितों की और गरीब मुसलमानों की एक आवाज बनकर हम लोग खड़े हुए। 5 लोग हम लोग जीत कर गए, तो 5 लोगों के जीतने की खुशी तो उतनी नहीं थी। जिनके घर बेटा पैदा हुआ उनको तो उतनी खुशी नहीं थी, लेकिन दुश्मन के घर में गम बहुत था, है ना। जो सेकुलर पार्टियां थी, उनको बड़ी बेचैनी थी कि अरे, एक पार्टी दाढ़ी और टोपी वाली की एक पार्टी, और सीमांचल से एक अलग आवाज उठ के आ गई। तो ये बेईमान लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए, और नतीजा ये हुआ कि हमारे 4 साथियों को इन्होंने डरा कर, फुसला कर, बहका कर और खरीद कर भटका दिया। लेकिन वो है कि ये तूफान था हमारे लिए, ये आंधी थी। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, और सीमांचल की आवाम का, अमोर बैसा के लोगों का, कि जिन लोगों ने मुझे हिम्मत और हौसला दिया था, और मैं चट्टान बनकर खड़ा रहा। आंधी गुजर गई, लेकिन मेरा चिराग बुझ न सका था। और आज भी पूरी तवानाई के साथ बिहार के असेंबली में सीमांचल की आवाज, बिहार के दलितों की, मजलूमों की, मुसलमानों की, महरूमों की, मजलूमों की आवाज बना हुआ खड़ा हूं। और जो लोग कल हमसे भाग कर गए थे, तो धोबी के जानवर का हाल उनका हो गया, न घर का न घाट का। लेकिन इस पूरे सिचुएशन में एक बात जो लोग कह रहे हैं कि एआईएमएम फिर जो सिलेक्शन कर रहा है लोगों का, वो तो फिर ठीक से नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप लोगों ने जो उम्मीदवार चुने और वो जीते भी, तो उनकी तो एआईएमएम की विचारधारा से कोई लगाव ही नहीं है। किसानों से पूछ लो, जब बंजर ओसर जमीन पर खेती शुरू करता है ना, मिट्टी को बराबर करता है, तो कई फसल उगती है, कई पौधा मर जाता है, लेकिन कुछ दिन की जुताई के बाद पूरा खेत हमवार हो जाता है। तो गोया चटियल मैदान में हम लोगों ने खेती शुरू की थी, तो ऐसा हुआ। ये मेरे यहाँ से 4 लोग भाग गए, या जिनको भाग गए या भटक गए, उनके बारे में आप लोगों को बड़ी परेशानी है। क्या कांग्रेस से लोग नहीं भागे? क्या राजद से लोग नहीं भागे? क्या भाजपा से लोग नहीं भागे? तो बड़े आदमी का बेटा फिसल गया तो बाबू फिसल गया, और गरीब का बेटा फिसल गया तो ढंग नहीं आती उनको। ऐसा नहीं होगा ना। ये सारी पार्टियों के साथ हो रहा है, सारी पार्टियों के साथ हो रहा है। तो थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स की शुरुआत कैसे हुई आपकी जिंदगी में, वो टर्निंग पॉइंट क्या था? नहीं, टर्निंग पॉइंट कुछ भी नहीं था। बिल्कुल मैं साधारण परिवार का आदमी हूँ।
बाप मेरे एक पढ़े लिखे उस्ताद थे, अखबार के एडिटर थे, एक बड़े आलिम दीन थे। उनकी आगोश में हम लोग की परवरिश हुई। बचपन से भी पॉलिटिकल लोगों को आता जाता देखा, और जो तरबियत की मेरे वालिदैन ने और मेरे असातिज़ा ने, हम लोग समाज सोशल रिफॉर्म के लिए शुरू दिन से काम करते रहे। मैट्रिकुलेशन के बाद से ही अपने गांव में पंचायतियां की, चोरों को पकड़ा, आवारों को सुधारा। 22 साल की उम्र का था तो मुझे समाज सुधार क्रांति समिति का अपने हल्के का चेयरमैन बनाया गया। उस जमाने में हमारे इलाके में चोरी डकैती हो रही थी, तो जनाब गुलाम यहिया साहब एक आलिम दीन थे और निशिकांत चौधरी और उनके दोस्तों ने मिलकर एक समाज सुधार क्रांति समिति बनाई थी। उसमें चोरों को, डाकुओं को पकड़ना, उनको पीटना, उनको सही रास्ते पर लाना, अमन शांति और न्याय स्थापित करना। तो मैं उस वक्त बीए में पढ़ता था। उस जमाने में लोगों ने मुझे चेयरमैन बना दिया। तो उस जमाने में लोगों के दरमियान में मैंने जो काम किया तो लोगों का विश्वास मुझ पर जमा। फिर मैं शादी ब्याह में ये बारात की हरामखोरी, ये जहेज के ढाकाजनी का भी मुखालिफ रहा। मेरी शादी भी हुई तो लोग चर्चे में लाए कि नहीं साहब, एक पढ़े लिखे इंसान ने बगैर जहेज के भी शादी की, तो लोगों के नजर में था। पंचायत इलेक्शन का मामला आया, मैं मेडिसिन की होलसेल का काम करता था, तो गांव के साथ बुद्धिजीवी लोग पहुंच गए कि तुम्हें पंचायत इलेक्शन लड़नी पड़ेगी। मैंने कहा यार 3 साल हो गए मैं कारोबार करता हूं, मुझे पंचायत इलेक्शन क्यों लड़ाने ले जाओगे? कहा आप नहीं लड़ोगे तो फला क्रिमिनल छवि का आदमी जीत जाएगा, आप लड़ो, है ना, और हफ्ते में 1 दिन जाओगे। मैंने नॉमिनेशन कर दिया, तो जितने लोग मेरे नॉमिनेशन में आए थे मेरे जीत के लिए इतने ही काफी थे। लेकिन क्षेत्र के बुद्धिजीवी ने कहा कि नहीं, आपको मुखिया का इलेक्शन नहीं लड़ना है, आपको जिला परिषद का इलेक्शन लड़ना है। फिर मेरा नॉमिनेशन वहां लोगों ने करा दिया। अच्छा। फिर जिला परिषद में लोगों ने आंखों आंख लिया मुझे और मुझे जिता दिया। उस वक्त तस्लीमुद्दीन साहब हमारे यहाँ के मंत्री भी थे और हम अजीज थे उनके, हम राजद में शामिल हो गए थे। तो वो जब एमपी बन गए तो मेरी छवि ऐसी बन गई थी कि पार्टी ने मुझको एमएलए का टिकट दिया और मैं जीत गया। मुझे लगा ही नहीं, मैंने उम्मीदवारी कभी दाखिल नहीं की कि मुझे टिकट दे। ये समझिए कि ईश्वर की तरफ से मदद आई, लोगों की मोहब्बत थी कि लोगों ने मुझे खींच कर खड़ा किया इस मैदान में, बल्कि उन्हीं की मोहब्बतों की वजह से मैं आया हूँ। अभी मैं आपको बता दूं, जिस अमोर बैसा का मैं आज सेवक बना हुआ हूँ, अमोर बैसा के लोगों का एहसान है। मैं 2019 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन हार गया था। मैं असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहा था। कोचाधामन में मैंने अपनी सीट से हाजी इरहान रश्मी साहब का नाम जाहिर कर दिया कि इनको इलेक्शन लड़ाएंगे, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मेरे पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि नहीं, आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, आप नहीं लड़ेंगे तो मैं किसी को नहीं लड़ाऊंगा। अब मैंने टिकट का ऐलान कर दिया था, अब मैं क्या करूं? तो बहादुरगंज से भी काफी लोगों की दावत थी और अमोर से भी। तो अमोर बैसा के भाइयों को हमने दावत दी कि भाई आइए मशवरा करते हैं आप लोगों से। तो ये लोग इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे कि मशवरा करने का मौका नहीं। इन लोगों ने कहा तुम नॉमिनेशन करो, हम इलेक्शन लड़ेंगे। और अमोर बैसा के भाइयों ने जैसा कहा, यहाँ के सिरसाबादी हो, सुरजापुरी हो, कुलैया हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि यहाँ 1,88,000 वोट पड़े और उसमें से 94,000 मैंने 51% वोट हमको दिए लोगों ने, वोट हमको दिए लोगों ने। तो इन लोगों ने आंखों आंख लिया और मेरा यही सफर है कि मैं जो कुछ भी यहाँ हूँ आवाम के मोहब्बत से हूँ। मेरी अपनी कोई ताकत नहीं, मैं रंगदार भी नहीं और दौलतमंद का बेटा भी नहीं। न मैंने रंगदारी की है न दौलत की नुमाइश की है। हाँ, हमने हक की, सदाकत की आवाज बनाई है और आज भी जोर से कहता हूँ, चोर उचक कोई शराबियों मुझे वोट मत देना, मेरे वोट नापाक हो जाएंगे। शरीफ आदमी जिंदा है तो मैं सियासत करूंगा। और आज इसी रौटा हाट में है जहां शराब खाना था, वहां मैंने कुतुब खाना बना दिया, जुए की दुकानें हटवाई। यहाँ इसी बाजार में लगभग 3,000 दुकानदारों से अवैध वसूली हो रही थी, 60 से 65,000 हर हफ्ते। मैं हर हाट में हफ्ते में 2 बार, और आज वो वसूली सिर्फ 10,000 हो पा रही है। लोगों को अवैध वसूली से मैंने बचाया। ऐसे ऐसे पुल, ऐसी ऐसी सड़कें बनाई जो लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे। महानंदा जैसी नदी पर 2 अरब से 1 किलोमीटर 200 कुछ मीटर, लगभग 1.25 किलोमीटर का लंबा पुल बन रहा है, जो यहाँ के मंत्रियों ने भी नहीं सोचा। रसैली और खाड़ी का पुल जो लटक रहा था बरसों से, मंत्री बनने के बावजूद भी लोग नहीं बना सके, सरकारी पार्टी में जाने के बाद भी नहीं बना सके। यहाँ के आवाम की दुआओं ने, समर्थन ने, ऊपर वाले की मदद ने मुझसे काम लिया है। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, रौटा में बैठा हुआ हूँ। रौटा से अभी जो पूर्णिया की दूरी है, आने वाले साल में 20 किलोमीटर कम हो जाएगी इसकी दूरी। मैंने एक नई सड़क के जितने पुल थे वो बनवाने का काम कर लिया है। अभी यहाँ से आप जाएंगे पूर्वी क्षेत्र से कानकी जाएंगे, दालकोला जाएंगे तो 40 किलोमीटर की दूरी थी, मैंने उस दूरी को 15 किलोमीटर पर कर दिया है। तो एक बड़ा काम किया है, लोगों से मोहब्बत है। अच्छा, लेकिन जैसे सीमांचल का जो पूरा एरिया है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपका काफी नाम है, पर बिहार पॉलिटिक्स में सीमांचल को हमेशा इग्नोर किया गया है। मुसलमान वहां पे ज्यादा है इस वजह से, या क्या रीजन है? देखिए, मेरे सवाल का आधा जवाब तो आपने दे ही दिया, और यही इग्नोरेंस था, ये जो डिस्क्रिमिनेशन था हमारे साथ। वोट हमारा हुआ, सरकारें बनी, लेकिन जब पॉलिसियां बनी तो पॉलिसियां हमारे यहां नहीं बन सकी।
मेरे हाथ जो भी पैसा आज दे रहे हैं इस इलाके में थोड़ी खुशहाली आप देखेंगे, ये हमारे उन परदेसी नौजवानों के खातिर है जो शादी के 15 दिन बाद ही दिल्ली और पंजाब चला गया मजदूरी की खातिर। बहनों की शादी हो, बाप की दवाई हो, माँ के कफन के कपड़े हो, ये नौजवान अगर यहाँ से माइग्रेट नहीं करते, ये प्रवासी मजदूर नहीं होते, तो इस इलाके में कुछ भी नहीं हो पाता। ये इन लोगों की देन है। और नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पैसे से 5-5 किलोमीटर पर गंगा पर पुल बन रहा है। मेरे मारंदा में, मेरे कनकई में, मेरे डोक में, मेरे मेची में, परमान में इनको पुल 40-40 किलोमीटर पर पुल नहीं है। ये लड़ाई हमने लड़ी है और आज कई जगह पर हमारे पुल बन रहे हैं। कल कारखाने बनाए इन्होंने, पटना में बनाए, मुजफ्फरपुर में बनाए, बेगूसराय में बनाए, मुंगेर में बनाए, लेकिन हमारे यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है। हमारे यहाँ नदियां बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे खेतों को पानी नहीं है, आबपाशी का, सिंचाई का कोई इंतजाम नहीं है। इन बेईमानों ने हमसे वोट लिया, सरकार बनाई, हमसे टैक्स लिया। इन लोगों ने बड़े बड़े पटने में लटकते हुए पुल बनाए, झूले बनाए, उन्होंने म्यूजियम बनाया, नालंदा को दुल्हन की तरह सजाया। पटने में जमीन के नीचे भी सड़क बनती है, मेट्रो भी बनता है, गंगा के किनारे भी सड़कें बन रही है, लेकिन हमारे सीमांचल में नहीं। यही लड़ाई मैं लड़ा हूं और ये लड़ाई आज हमारा नौजवान यहाँ का लड़ रहा है और हिंदू मुस्लिम सब उठकर लड़ रहा है कि अख्तर ईमान ने जो बात कही वो सच कही है। हमारे साथ जो नाइंसाफी है उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। यही वजह है कि आज पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। अभी आपको मैं बता दूं कि अभी SIR चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर लगभग 30-40% लोग अब तक बचे हैं जिनका BLO के पास कोई सर्टिफिकेट अब तक नहीं गया है। अच्छा। बिहार में लगभग 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, जो मर गए, जिनकी शादी हो गई, बेटियों की शिफ्ट कर गए, जो लोग यहाँ से माइग्रेशन करके बाहर चले गए, शिफ्ट कर गए, या वो लोग जो लोग लापता है। अगर आप उसको 65,70,000 को डिवाइड कर दें 243 में, तो 26,000 का एवरेज आता है। हर एक विधानसभा से करना चाहिए, लेकिन जिस विधानसभा में आप बैठे हुए हैं या 47,000 लोगों का नाम कट गया है। अच्छा। और अभी हम आपके माध्यम से लोगों को खबर भी देना चाहते हैं कि जिन लोगों का नाम अभी है भी आया है अभी ड्राफ्ट रोल में, ये सारे लोगों के नाम नहीं बचेंगे, क्योंकि 30 से 40% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। अभी मैंने बात किया यहाँ पर CO अमोर से और यहाँ RO रोहटा से, लगभग 21,000 की पेंडेंसी है। 21,000 लोग हैं, 20,000 है, कहीं 25,000 है, जिन लोगों ने आवेदन दिए हुए आज 20 दिन 25 दिन हो गए, उनको आज आवास प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। और एक दिन में जो निर्गत हो रहा है वो कहीं 50, कहीं 60, कहीं 100 और बहुत ज्यादा तो 400, 500। अगर इस तरह की जो पेंडेंसी है, इसके लिए 16 महीना चाहिए इनको। तो मामला ये है कि इन लोगों के नाम कट जाएंगे, और ये बिहार में कहीं नहीं हो रहा है, ये बिहार में सिर्फ इसी 4 जिले में हो रहा है। अच्छा। इसके माने है कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के लोग हैं और हमको बांग्लादेशी कहते हैं, बेईमान लोग। और आपको जान लेना चाहिए, आप इस इलाके में आए हैं तो ये चिकन नेक भी कहते हैं भाजपाई लोग इसको। और मेरे बाप दादा ने बिहार देश को अखंड रखा। पाकिस्तान जब बना था तो पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान बन गया, और आसाम से जो अगर लकीर अगर जुड़ी हुई है, अगर सीमांचल में मेरे बाप दादा हिंदू मुसलमान अगर ये चाहते जरा पलटी मारते तो बांग्लादेश में चले जाते, पूर्वी पाकिस्तान में। लेकिन हमने देश को अखंड रखा और सातों जो हमारी रियासतें हैं उत्तर की, मणिपुर, आसाम, मेघालय, ये सबको हमने जोड़कर रखा। और आज ये बेईमान लोग हमको बांग्लादेशी कहते हैं, है ना। आज यही वजह है कि और जगह बिहार में तमाम तरह सर्टिफिकेट बन रहे हैं और यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। तो यही हमारे साथ दुश्मनी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी और टीम जो है आपकी, हाँ। वो कर क्या रहे हैं? मेरी टीम ये है कि हमने पंचायतवार अपने तमाम तर वर्कर को 2024 का वोटर लिस्ट बांटा है। अच्छा। 7वीं तारीख को 2025 का जो अभी सेकंड टाइम का जो आया है ड्राफ्ट रोल, वो ड्राफ्ट रोल की कॉपी दे रहा हूं। ये 47,000 जो लोग कटे हैं, ये जेन्युइन लोग कटे हैं या ऐसे लोग जो लोग हैं उनका भी नाम काट दिया गया है, इनका कंपेयर करा रहा हूं। उसके बाद आज मैंने प्रशासन से बात की है, कल मैं DM से मिलूंगा कि DM साहब आप हमारे यहाँ लोगों का नाम छटनी हो रहा है। पिछले दिनों में विधानसभा में बहुत मजबूती के साथ इस मामले को उठाया है, तो ये काम मैं कर रहा हूं। और 11 तारीख को हमने इसी मामले को लेकर रोहटा में, 12 तारीख को अमोर में और 13 तारीख को अनुमंडल में धरना रखा है ना। तो ये धरना का भी काम कर रहे हैं हम जी। बाकी जैसे राजद हो गया, कांग्रेस हो गया, BJP हो गया, JD हो गया, इन लोगों के मैनिफेस्टो लोगों तक अच्छे से पहुंच पाया है। तो 3 ऐसी चीजें जो AIMM प्रॉमिस कर रही है अपने लोगों के लिए, वो क्या हो सकती है मैनिफेस्टो में? देखिए, मैनिफेस्टो का मुझको अक्सर लोग पूछते हैं, मैं एक शेर पढ़ता हूं अक्सर कि जिसमें हर जगह दाग दाग होकर रह गया है ना। और कहां कहां मरहम रखोगे, इसका कोई एक बीमारी है, मैं किसको कहूं। मैं यह चाहता हूं कि यहां पर हम लोग एक लड़ाई लड़े 16 अगस्त 2015 को। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, मैंने किताब लिखी थी
छोटी सी बुकलेट, सीमांचल के पिछड़ेपन की कहानी सरकारी आंकड़ों की जबानी। सरकारी आंकड़े हमने पेश किए थे कि हमारे यहाँ आबादी कितनी है, हमारे यहाँ जमीन कितनी है, हमारे यहाँ फसल कितनी होती है, हमारे यहाँ डॉक्टर कितने हैं, हमारे यहाँ बच्चे कितने मैट्रिक पास करते हैं। एक छोटा सा आंकड़ा दे दूं कि हमने उसमें ये दिखाया 13.5 लाख की आबादी का मुंगेर, वहां 15,500 बच्चा मैट्रिक पास करता है, और हमारे किशनगंज में 17 लाख में सिर्फ 3,200 बच्चा पास करता है। अच्छा, है ना, ये दूरियां थी। उस दूरी को पाटने के लिए शुरू दिन से मेरी पार्टी ने कहा है सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ और हमको स्पेशल हमको ऐड दो ताकि हम मेन स्ट्रीम के लायक बन सके। हम इस इलाके में तालीम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अलग से कुछ भी नहीं चाह रहे हैं, ठीक है ना। हम ये चाह रहे हैं कि जो सरकारी पॉलिसियां बन रही है, यहाँ वोट से ही आप सरकारें बनती है और नोट से सरकारें चलती है। नोट किसी के बाप के नहीं, वो आवाम के टैक्स के पैसे हैं। वोट हर नागरिक का है, तो वोट से सरकार बनाते हो, नोट से जो बजट बनाते हो, तो बजट में जितना हिस्सा हमारे सीमांचल का होता है, सीमांचल 10वां हिस्सा है बिहार का। अगर 10 रुपए होते हैं बिहार के बजट में, तो 1 रुपए हमको मिलना चाहिए। ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, नदियों के पुल की लड़ाई लड़ रहा हूं, स्कूलों की लड़ाई लड़ रहा हूं, हॉस्पिटल की लड़ाई लड़ रहा हूं, और सबसे ज्यादा इस इलाके के लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो यहाँ पर स्कीम्स नहीं आ रहे हैं, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं जी। मैं यहाँ समाजी बेहतरी के लिए, तालीमी बेहतरी के लिए, लोगों की मासी हालत अच्छी हो और सियासी जागरूकता है, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ जी। बाकी जैसे आपको ये क्वेश्चन तो बहुत बार लोगों ने पूछा होगा, पर मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूँ ताकि मेरे दर्शकों को आप समझा पाए। यूजुअली जो परसेप्शन बना है एआईएमएम का कि एआईएमएम मुस्लिम वोट को बांट देती है, जिसके वजह से नॉन मुस्लिम कैंडिडेट आपको वहाँ से जीत जाता है। ये जो प्रॉब्लम है, परसेप्शन है, ये परसेप्शन क्यों बन रहा है? पहले आप उसका उत्तर दीजिएगा, और ये फिर इसका सही आंसर क्यों इस तरीके से है, वो दोनों आप बताइएगा। मैंने पहले भी कहा कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, मेरे यहाँ उतनी खुशी नहीं थी जितना मेरे दुश्मनों को गम था। तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान नकोड़ा बन के रहे। अभी जान रहे हैं बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है, बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई है, और 13 करोड़ में 20% है शेड्यूल कास्ट के लोग और 18% है मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग। और बिहार में 20,49,370 सरकारी नौकरियां हैं। अगली जाति के लोगों को, जिनकी आबादी 37 लाख है, 47 लाख है, जिनकी नौकरी 90,000 होनी थी, उनको 1,90,000 मिली। जिनको 58,000 थी, उनको 1,87,000 मिली। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, मैंने 400% नौकरी ली है लोगों ने। और वहीं पर जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इनकी आबादी है 2,56,00,000, 20%। इनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 4,11,000। इनको 2,90,000 नौकरी मिली, 1 लाख से ज्यादा नौकरी उनकी खत्म कर दी इन बेईमानों ने। और हमारी मुसलमानों की आबादी हो रही है यहाँ पर 2,31,00,000, 2,31,00,000, 18%। नौकरी में हमारी हिस्सेदारी होती है 3,68,000। और हमको सिर्फ 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से महरूम रखा। यही बेईमान लोग हैं कि अगर मुसलमानों के दरमियान में कोई लीडरशिप खड़ी हो जाएगी तो ये सारी चीजों में हिस्सेदारी मांगेंगे। यही बेईमान लोग ये परसेप्शन बना रहे हैं ये वोट कोई थाल है, किसी के बाप की है जो मैं बांट रहा हूं। जनता मालिक है, जनता जिसको वोट देना चाहे। किसी की बपोती है क्या? तो जनता वोट देगी तो वो जानेगी ना। ये करे मेरी बपोती है, बांट रहा है, ये किसी की बपोती नहीं है। और अभी तो वो लोग जो लोग हम पर इल्जाम लगा रहे थे, ज्यादातर गठबंधन के लोग, मैं तो बीजेपी की आंखों का कांटा हूं ही, लेकिन गठबंधन के आंखों का भी तारा नहीं हूं मैं, उनको भी मैं खटकता हूं। मैं अक्सर असेंबली में कहता हूं, भागकर किधर जाऊं उस सियासी जंगल में, एक तरफ दरिंदा है, दूसरी तरफ शिकारी है। तो दरिंदे और शिकारी दोनों को, तो मैंने शिकारी को कह दिया कि सुनो, मुझको जो कहते हो कि मेरी वजह से बीजेपी जीत रही है, मैं वोट बांटता हूं, अच्छा है कि मुझको शामिल कर लो, है ना। मैंने लिखा प्रेम पत्र, गवाह है कि नहीं है, लेकिन अब उनके मुंह से बोली नहीं निकल रही है। अब हमको कह रहे कि इलेक्शन ही मत लड़ो, तो मैं कह रहा हूं कि मुझको कह रहे हो कि इलेक्शन मत लड़ो, और तुम चाहते हो कि वोट नहीं बटे, तो मैं ये कहता हूं, मैं जहां से इलेक्शन लड़ता हूं वहां से तुम इलेक्शन मत लड़ो, वोट नहीं बटेंगे। मैं जहां से लड़ता हूं तुम तो 243 पर लड़ोगे, हम उनके 43 पर लड़ेंगे, तो वोट बटेगा। तुमको डर है, तुमको गद्दी भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हो, तो ये काम ये करो ना, वोट नहीं बटेंगे। मैं बता देता हूं सोल्यूशन उसका, कि जहां से मैं लड़ रहा हूं मैं नहीं लड़ूंगा उतने पर, 43 पर नहीं कहूंगा, मैं 23 पर लड़ूंगा, मैं 13 पर लड़ूंगा, लेकिन तुम आपका कैंडिडेट मत दो, वोट नहीं बटेंगे। ये वोट बटने का एक परसेप्शन बना रहे हैं। असल उसको कि माइनॉरिटी की लीडरशिप आगे नहीं बढ़े, ये गुलाम बनकर रहे, ये असल वो उनका नजरिया है। इसलिए हमने अब की बार लेटर देकर ये साफ कर दिया है कि अब वोट अगर बिखराव होता है उसका जिम्मेदार आप हो, मैं नहीं हूं। जी, ये अच्छी बात बोली आपने। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आप ओवैसी साहब के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, और ओवैसी साहब मुस्लिम की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, पर अभी भी नेशनल लेवल पे वो बन नहीं पा रहे हैं।
ऐसा क्या परेशानी है? आप अपनी धारणा को सही कर लीजिए कि अवैसी साहब मुस्लिम की आवाज बनना नहीं चाह रहे हैं। अवैसी साहब इस देश के अंदर बसने वाले मजलूमों की, शोषितों की, वंचितों की, पीड़ितों की आवाज बनना चाहते हैं। अच्छा, है ना? आज अगर धर्म पूछकर मारा गया कश्मीर में, वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदूज थे, और उसकी आवाज को जितनी मजबूती के साथ अवैसी ने उठाया और पाकिस्तान को जितनी गालियां अवैसी ने दी, कोई माँ का लाल दूसरा आया क्या? आप कह रहे हैं मुसलमानों का? मैंने दाढ़ी टोपी हो गई, दाढ़ी टोपी होना जुर्म है हमारा। अरे हम तो सबके लिए काम करते हैं ना। सूरज का कोई धर्म नहीं होता, चांद का कोई धर्म नहीं होता, है ना? जो ईश्वर को गाली देता है उसके आंगन में भी चांद चमकता है। अवैसी साहब एक ऐसे लीडर हैं जो हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं। अगर चाइना पर कब्जा हुआ तो किसका? पूरे देश की क्षति हुई ना। 56 इंच के सीना वाले के पास अगर कोई बोला तो अवैसी बोला। तो जहां भी दलितों पर जुल्म हो या अकलियतों पर जुल्म हो, यह और बात है, क्योंकि देश के अंदर में मुसलमानों के साथ ज्यादा जुल्म हो रहा है। मोदी जब से आया है, एंटी माइनॉरिटी एक ऐसी फैजा बना दी है, ऐसी बारूद बिछा दी है कि अब हवाई जहाज में भी दाढ़ी देकर थप्पड़ मारे जा रहे हैं, दाढ़ियां नोची जा रही है, टोपियां नोची जा रही है। वो मंदिर, वो मस्जिद, वो गुरुद्वारे जहां से प्रेम और न्याय की बात होती है, जहां शांति और सौहार्द की बात होती है, उस मंदिर मस्जिद को भी इसने चौपट करके रख दिया मोदी ने। अगर उसकी बात अवैसी कर रहा है तो अब वो हो गया, मैंने बीजेपी का साथ दिया है। मेरा हाल तो यह है, जाहिद तंग नजर ने मुझको काफिर जाना, और काफिर ये कहता है कि मुसलमान हूं मैं। बीजेपी तो कहता है कि सबसे कट्टर मुसलमान है, और दूसरा मुसलमान कहता है मुसलमान नहीं बीजेपी की टीम है। तो हक बोलने से बड़ी सजा मिलती है, और हम लोग एक फलसफे पर काम करते हैं, वतवासो बिल हक वतवासो बिस्सब्र। हक बात कहना चाहते हो तो सब्र करो। और अवैसी आज हक बात अगर गालियां सुनता है और सब्र करता है। गर्दन काटने की बात किसकी कही जा रही है? अवैसी की। जबान तराशने की बात किसकी की जा रही है? अवैसी की। इन लोगों की क्यों नहीं कही जा रही है? बगल में राम राम, मुंह में राम राम, बगल में छुरी। मुसलमानों के लिए आंसू बहाते हैं। अच्छा, मुसलमानों के लिए गलत कानून बनाए तो जबान से नहीं उठते। अभी मैं इन चारों जिले की, मैं या डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए, उसने कहा दिया किशनगंज में इतने लोग बना रहे हैं वो आवास प्रमाण पत्र। मैंने कहा अरे भाई अकल से काम लो जरा सा, है ना? नया नया बीजेपी में आया हो, कल तो समाजवाद का साथ थे हमारे साथ, समाजवादी साथ साफ काम करने का मौका मिला, दिल के इतने खराब नहीं थे। लेकिन बीजेपी की बस्ती में आते आते उसका दिमाग इतना गंदा हो गया है कि आते ही कह रहे कि इतने लोगों का बन रहा है। मैं कह रहा हूं कि 2006 में जो लोग पैदा हुए वही लोग 2024 में वोटर बने। 18 साल की उम्र हुई तो 2006 में सिविल रजिस्ट्रेशन जो जन्म प्रमाण पत्र इशू किया था सिर्फ 16% लोगों का था। अच्छा, है ना? और बिहार का रेट है, सीमांचल में 6% ज्यादा नहीं होगा जी। अच्छा, बिहार में जो सर्टिफिकेट्स हैं, बोर्ड सर्टिफिकेट्स हैं, वो 14% लोगों के पास है ना? क्योंकि इंटर और मैट्रिकुलेशन के बोर्ड का सर्टिफिकेट मान्य है, तो वो 14% बिहार में है, और सीमांचल में 4% भी नहीं है। 2% लोगों के पास पासपोर्ट है, सीमांचल में 1% लोगों के पास नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सीमांचल के लोगों के पास इस तरह के वैध प्रमाण पत्र कम है, तो वो आवास प्रमाण पत्र बनाएगा ना। तो आवास प्रमाण पत्र बनाना किसको है? आपके ऑफिसर्स को है। अगर बांग्लादेशी है तो गर्दन पे हाथ रखो, कमर में रस्सी लगाओ, बाहर ले जाओ, है ना? सिर्फ ये लोग जानते हैं या बांग्लादेशी कोई नहीं है, ये लोग सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाई लड़ने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। यही वजह है कि मैंने सदन में आखिरी दिन आवाज उठाई कि क्या वजह है कि आपका डीएम वहां नहीं बना रहा है। मेरे खिलाफ बीजेपी के लोग खड़े हो गए, लेकिन इसी चारों जिला के दूसरे एमएलए जिनके लोगों का नहीं बनना था, उसके कमर में इतना दर्द रहा के खड़े नहीं हो सके मेरी हिमायत में, है ना? तो वो आवाम के तर्जुमान नहीं है, पार्टियों के गुलाम है। तो इसलिए, और एमआईएम में और दूसरी पार्टी में यही है कि हम आवाम के मसाइल की तर्जुमानी करते हैं और दूसरे लोग अपनी पार्टियों की गुलामी करते हैं। तो गुलामी और आजादी में तो फर्क तो होता है जी। बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरे दिल में आ गया, गठबंधन के साथ लड़ने का कुछ चांसेस है एआईएमएम का? अब ये तो मैंने मगरूर हसीना से इजहार इश्क किया है ना? उस मगरूर हसीने से पूछो कि उसका क्या ख्याल है ना? कुर्सी उनको चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। और एक मुसलमान लीडर का से मैं बात कर रहा था, उनका मैं नाम नहीं ले सकता, पर वो बोल रहे थे कि वो लोग कोशिश करेंगे डिप्टी सीएम मुसलमान बने। ऐसा कभी हो? अरे कुछ भी नहीं, मैंने तो ये भी कहा कि सीट का भी कोई झगड़ा नहीं। मेरे सामने में ये है, मैं अक्सर कहानी सुनाता हूं कि गांव की 2 महिला लड़ती थी कि बच्चा मेरा है, बच्चा मेरा है। काजी ने कहा गवाही लाओ, गवाही नहीं थी तो कहा लाओ काटो, बच्चों को बांट दो। तो नकली मां चुप थी, असली मां चीख पड़ी थी कि बच्चा उन्हीं को दे दो, लेकिन जिंदा रहने दो। मैं सेकुलरिज्म को और समाजवाद के लिए इतना समर्पित हूं कि बावजूद है कि सीने पर पत्थर रखकर 4 लोग जिन्हें तोड़ लिए, उसके बावजूद भी मैं अगर प्रस्ताव दे रहा हूं कि सेकुलर वोटों को बिखरने मत दो, तो सच्चा सेकुलर कौन है और सच्चा समाजवादी कौन है और सच्चाई के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखना कौन चाहता है, ये न्याय तो आप लोगों को करना पड़ेगा। जी सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
एक बार कैमरा में बोल के आप बताइए कि कैसा आपको हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा। आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, दूर से चलकर आए, मेरे गांव में आए, मेरे बाजार में आए। सीमांचल के इस वीरानेपन में कोई भी बाहर से आता है तो मैं ऐसे लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं, चूंकि अंधेरा बहुत है और चिराग जो भी जलाने आए तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने चूंकि एक चिराग रोशन किया है, हमारे मसाइल को दुनिया को बताने का काम आप कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सो इस तरीके के लीडर्स आप तक पहुंचाने के लिए, उनके विचारधारा को पहुंचाने के लिए आप हमें कमेंट करें कि और कैसे लीडर्स हम आपके लिए लेके आए। सर ने हमारे साथ वक्त दिया, बहुत ही मजा आया मुझे उनसे बात करके। और ये जो सीमांचल का पूरा एरिया है काफी इग्नोर्ड है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनकी आवाज बन के आप तक हम जो यहाँ के मुद्दे वो पहुंचाए और सरकार तक भी वो मुद्दे पहुंचाए। थैंक यू हमें देखने के लिए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।